तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बेटा पढ़ाया था इसके पहले। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर हो तो उसका जो dp बाई dt होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इट मींस मोमेंटम विल बिकम कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0। लेकिन अगर यहां पर बात किया जाए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो बिल्कुल सेम तरीके का फॉर्मूला याद करो। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। सो इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन वी कैन राइट dl बाई dt इज ऑल्सो 0। भाई टाउ बराबर dl बाई dt होता है, ये पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे। और L का मतलब क्या था, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 के बराबर हो तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। क्लियर। यानी कोई टॉर्क सिस्टम पर नहीं लगना चाहिए, या सिस्टम के हर एक पॉइंट पर अगर टॉर्क निकाल के देखें तो वो टॉर्क अगर 0 के बराबर आ रहा है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर स्टेटमेंट देखो क्या है, सपोज द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज 0। यानी अगर टॉर्क 0 के बराबर है तो टाउ जो कि dl बाई dt होता है, ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। सो L विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग को उस दिन बताया था मैंने, mvr, या फिर दूसरा फॉर्मूला हो सकता है I ओमेगा। क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी I ओमेगा, या फिर mvr। ये फॉर्मूले याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये दोनों फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से जरा देखो, अगर टॉर्क 0 है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, I1 ओमेगा 1, और फाइनल कितना है, I2 ओमेगा 2। आप सबने वो झूला झूला है, क्या बोलते हैं, स्विंग वाला झूला, जिसमें दो ऐसे रस्सियां लटकी हैं, नीचे एक बैठने के लिए पटरा समझ लो रखा है, उसके ऊपर आप बैठे हो और एक कोई पीछे ला के आपको ऐसे छोड़ दे तो आप ऐसे ऐसे करने लगते हो। सबने झूला झूला है। अगर मान लो किसी दिन हम लोग एक पार्क में गए और हमको वो झूला झूलना और कोई झुलाने वाला नहीं है, देन क्या उसको अकेले झूला जा सकता है? कैसे? पैर पीछे करके, पैर से मान लो हमने एक बार पीछे की तरफ धक्का दे दिया, फिर क्या पैर को इन्वॉल्व करना जरूरी है? बिना उसके नहीं हो सकता। खड़े होके कैसे? हाँ? कैसे बॉडी मास आगे करेंगे? और आगे करने से होगा क्या? भाई अगर प्रैक्टिकली एक झूला ऐसे यहाँ पे एक लटका दिया जाए रस्सी, और एक यहाँ पे बैठने को दे दें कुछ, ठीक, तो कैसे जो है, भाई यहाँ पे मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक, तो हमने ऐसे पकड़ लिया और हम यहां तक, जहां तक मेरी हाइट थी वहां तक हम चले गए और हम बैठ गए। अब जैसे ही बैठ जाएंगे तुरंत ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे, तो क्या अब इससे तेज में नहीं झूल सकता? कैसे? केवल पैर ही लगा के, मतलब पैर जमीन में हम ऐसे मारे फिर थोड़ा और पीछे तक जाए, बस यही एक ऑप्शन है। हाँ? झूला है कि नहीं झूला? तो अगर अकेले मान लो आप झूल रहे हो तो क्या बिना पैर लगाए हम और कुछ नहीं कर सकते? क्या क्या कर सकते हैं? हाँ? देखो इसका तरीका ये है कि अगर मान लो आप ऐसे उस पे बैठे हुए हो, ठीक, और आप चाहते हो कि स्पीड बढ़े, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप अपने पैरों को, जो कि पैर ऐसे होगा, उस पैर को ऐसे उठाओ। अगर आगे जाते समय तुमने पैर को हॉरिजॉन्टल कर लिया, जैसे ये कुर्सी है, अगर मैं ऐसे बैठा हूं और मैंने पैर को ऐसे कर लिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। ये चीज कभी करके देख लेना।
और नीचे पैर लगाने की कोई जरूरत नहीं है और कभी लगाना भी नहीं चाहिए, चोट लग सकती है पैर में, और ये आगे का नाखून नाखून उखड़ भी सकता है आपका, ऐसा हो भी जाता है कई बार, ठीक है, चोट भी लग जाती कई बार, टेढ़ा हो गया एड़ी और ये सब में बड़ा जो है मोच आ गई, ये सब होता है, ठीक। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा केवल आप एक बार खाली गाड़ी शुरू कर लो बस, और उतना हाइट की वजह से हो जाती है। और अगर पैर आपने आगे कर लिया आगे जाते समय और पीछे आते समय आपने पैर को वापस पीछे कर लिया, बस यही इतना आप केवल करते रहेंगे तो आपकी स्पीड एकदम हर बार हर एक स्विंग में आपकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते बहुत मैक्सिमम स्पीड तक आप जा सकते हो जितना उस झूले में होगा। मतलब खुद आपको फिर एक समय के बाद डर लगने लगेगा, बस करो यार आप कम करो, फिर आप अपने आप उसको जो है रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। क्लियर। अब मुद्दा ये है कि सर ये जो हो रहा है बाई ऑब्जर्वेशन, शायद आप लोगों ने किया भी हो, ऐसा मुझे नहीं पता, हो सकता आप ऐसे झूले भी हो, ठीक है, लेकिन उसका कारण मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूं। उसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला नहीं है तो बोलो एक्सटर्नल टॉर्क कितना हुआ भाई, कोई बाहर से धक्का देने वाला है ही नहीं तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। क्लियर। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो कोई फोर्स नहीं अगर बाहर से लग रहा है तो कोई टॉर्क भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। सो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और अगर आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। अब जरा सोचो, अगर एक्सिस की मैं बात करूं, इस झूले में एक्सिस कहां पर है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? क्या वो ये रॉड है जिस पर आपने रस्सी ऐसे बांधी है? क्लियर, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो जरा सोचो, अगर मैंने पैर, मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने पैर ऐसे ऊपर कर लिया, तो क्या मेरे पैर की डिस्टेंस एक्सिस से घट गई? अगर ये पैर नीचे था तो ये डिस्टेंस ज्यादा थी, डिस्टेंस अगर ज्यादा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा था, क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर। और अगर मैंने पैर ऊपर कर लिया तो बोलो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस अगर कम हो गया तो इनर्शिया भी कम हो गया, और अगर इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा क्या होना है, कांस्टेंट। मतलब आई इंटू ओमेगा अगर 100 यूनिट पहले था तो 100 यूनिट अभी भी है, तो खुद ही सोचो अगर इनर्शिया कम हुआ तो ओमेगा बढ़ेगा। यही होता है कंजर्वेशन। क्लियर। पैर को जब आप आगे हॉरिजॉन्टल कर लेते हो तो इनर्शिया कम हो जाता है बट ओमेगा बढ़ जाता है, और आपकी एंगुलर स्पीड जो है वो हर एक स्विंग में बढ़ने लगती है लगातार। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। अगर मान लो एक कोई ऐसा गोल प्लेट टाइप की चीज कोई नीचे ऐसे रख दिया जाए और वो फ्री टू रोटेट हो, जैसे अगर कोई जिम गया हो तो जिम में ये जो होता है इसको कम करने के लिए, कमर को कम करने के लिए एक ऐसे होता है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे करो, यहाँ कुछ लगेगा तो यहाँ का जो फैट होगा वो बर्न होगा। मतलब ये उसका सीधा सीधा लॉजिक है। अगर मैं उस डिवाइस की बात करूं, होता उसमें कुछ नहीं है, एक ऐसा समझ लो पकड़ने के लिए एक हैंडल होगा ताकि तुम थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाओ, और नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लेट है, थोड़ा लोहे का प्लेट है, और वो फ्री टू रोटेट है, उसको आप घुमा सकते हो, बस उसके ऊपर खड़े हो जाओ और ऐसे ऐसे आप करते रहो। उसको जुगाड़ लगा के हम लोग कुछ नॉर्मल डेली लाइफ में भी कुछ बना सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसपे हम खड़े हो पाए और वो चीज फ्री टू रोटेट हो, वो रोटेट हो सके, दैट्स इट। क्लियर। इस तरह का एक सिस्टम होता है। अब जरा सोचो, अगर उस सिस्टम में एक बार मैं पूरी अपनी स्पीड लगा के घूम जाऊं, मतलब इतनी स्पीड हम ले लें कि हम राउंड घूम पा रहे हैं, 2-3 राउंड हम घूम पा रहे हैं, अगर उस दौरान घूमते समय मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? मान लो मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? क्या वो ये लाइन होगी एकदम मिडिल से पास होने वाली? और अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर लूं तो इसका क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर मैं हाथ ऐसे करूंगा तो बेटा मेरा जो इनर्शिया है एक्सिस के अबाउट वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अगर मैं ऐसे हूं तो एक्सिस के साथ इसकी डिस्टेंस बोलो इतनी है केवल, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो अब डिस्टेंस बोलो बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो इनर्शिया भी बढ़ गया। अगर मैं हाथ ऐसे ओपन कर लूंगा तो बोलो इनर्शिया बढ़ जाएगा, और अगर इनर्शिया बढ़ जाएगा तो मेरा ओमेगा अपने आप, तो जो मैं घूम रहा था मेरी घूमने वाली स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। और अगर मैं यही एकदम ऐसे कर लूं और उसको कम कर दें डिस्टेंस तो इनर्शिया कम हो जाएगा, इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। कभी आप लोगों ने वो देखा है ओलंपिक्स वगैरह में जब खेल होता है जिसमें कुछ ऊंचाई पर एक कोई प्लेयर अपना ऐसे एथलीट कोई दौड़ते हुए आ रहा है, आ रही है, और
जंप करती है किसी स्विमिंग पूल में, कभी उनके जंप होने का वो वीडियो देखा है आप लोगों ने? कैसे जंप होते हैं वो लोग? वो जब ऐसे दौड़ते हुए आती है तो एक पत्ती टाइप की होती है, एक हाइट पे होती है, एक पत्ती टाइप का समझ लो, वो दबती है कुछ, वो दबती है, उसके बाद वो ऐसे ऐसे रोल होते हुए नीचे जाती है। ये चीज कभी देखा है? इस तरीके का कोई वीडियो गेम देखा है? मैं वीडियो भेज दूंगा, अगर मुझे कोई मिल जाएगा तो आपके ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है? सिंपल इस तरह का ओलंपिक में बहुत सारे इस तरह के गेम्स होते हैं। अब वहां पर भी उनके घूमने का या उनके गिरने का जो तरीका है दैट इज ऑब्जर्वेबल, उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मैं वीडियो भेजूंगा, आप लोग देखिएगा। उसमें जब वो आता है, जब वो रोल कर रही होती है, उस समय वो अपने वॉल्यूम को कम कर लेती है, वो एकदम सिकुड़ जाती है, अपना पैर और ये खोपड़ी सब जो है एकदम सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा हम लोग ठंडियों में अगर बहुत ठंडी लग रही है तो सब लोग सिकुड़ जाते हैं अपने आप, बिल्कुल उसी तरीके का वो अपनी बॉडी को बनाती है। अब वहां पर भी कारण यही है, इनर्शिया। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब इनर्शिया को बढ़ाकर या इनर्शिया को घटा करके भी हम रोटेशनल स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछूं कि अर्थ पर आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ जमा है, सबको पता है, अगर वो बर्फ मेल्ट हो जाए तो दिन और रात के ड्यूरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? अगर वो बर्फ मेल्ट होगा, ग्लोब इमेजिन करो, ग्लोब जैसा अर्थ है हमारा, अगर वो ग्लोब पर ऊपर बर्फ मेल्ट करा दिया जाए तो सारा जो पिघल के ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा हर तरफ, क्लियर? अगर वो आइस जो कि ऊपर है उसकी बजाय वो ऐसे ऐसे आएगी, तो अब एक्सिस तो यही है, तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि एक्सिस से दूरी बढ़ रही है, सही है? अगर इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अगर ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड मतलब अर्थ स्लोली रोटेट करेगा। जो टाइम पीरियड 24 घंटे का होता है वो 24 की जगह 28 घंटे का होगा, 30 घंटे का होगा। बोले यार, तो दिन और रात का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा इन दैट सिचुएशन। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के काफी केसेस आपको बता दिए हैं, पूछा जाता है। अब देखिए जरा, एनालॉगी बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस, मतलब दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, कैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल में आ सकते हैं। तो ये चीज को मैं शुरू से ही आपको बताता जा रहा हूं। कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं। इनिशियल स्पीड जो है वो ओमेगा नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल स्पीड विल बी रिटन एज ओमेगा। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? यहां पर फोर्स होता है तो यहां पर टॉर्क होता है, यहां पर मोमेंटम होता है तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम होता है, यहां पर फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी होता है। तो रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी। यहां पर अगर मोमेंटम होता है एमबी के बराबर, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा के बराबर, क्योंकि मास की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप करते जाओ केवल। काइनेटिक एनर्जी यहां पर होता है, बोलो हाफ एम वी स्क्वायर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन आप सबको पता है, v बराबर u प्लस ए टी, तो रोटेशनल में होगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेम उसी तरीके से दो इक्वेशंस बोलो और भी हैं, करेक्ट है? मतलब जो चीजें आपने इधर पढ़ा है कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दो और वो चेंजेस आपके सामने हैं। ये इतने मोटा मोटा अगर ये इतने चेंजेस आपके दिमाग में है तो आप सीधे सीधे ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन में ला सकते हो या रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आया? कुछ बेसिक एक दो फॉर्मूले और थे, जैसे v बराबर आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट करता है। ऐसे एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, a बराबर आर अल्फा, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को कनेक्ट करता है। कुछ बात समझ में आई? क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी या कह लो डिफरेंस है। अब एक और मोशन की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और वो रोटेशनल मोशन में भी है। जरा सोचो, रोलिंग का मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को एक स्पीड प्रोवाइड कर दें v आगे की तरफ और इसको घुमा भी रहे हैं, केवल घुमा रहे हो तो वो रोटेशनल मोशन है, केवल आगे बढ़ा रहे हो तो ट्रांसलेशनल मोशन है, लेकिन अगर दोनों करा दिया जाए तो
रोलिंग मोशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों दे दें तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन रोलिंग मोशन। जरा पढ़िए, रोलिंग मोशन कैन बी रिगार्डेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन ओमेगा एंड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन यानी वी। कुछ बात समझ में आया? आगे भी बढ़ाएं, यानी कि अगर मैं इसी पेन को ऐसे फेंकूंगा तो इसका मोशन कैसा होगा? ऐसे से जाएगा। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज रोलिंग। कार का जो टायर है या साइकिल का जो टायर है वो किस मोशन में है? आगे भी बढ़ रहा है और रोल भी हो रहा है। सो दैट इज रोलिंग मोशन। क्लियर? अगर इन दोनों में से कोई भी एक टाइप का मोशन ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे स्किडिंग। क्या बोलेंगे? स्किडिंग। अगर वेलोसिटी, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके डेप्थ में ले चलूं, रोलिंग का एक मतलब और हो गया, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो एक पॉइंट तो इस ऑब्जेक्ट का हो गया और एक पॉइंट यहां पर जस्ट जो कांटेक्ट में है ये हो गया अर्थ का पॉइंट। ये एकदम जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले पॉइंट है। इमेजिन करो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट बॉल का होगा और जस्ट नीचे वाला पॉइंट अर्थ का होगा। करेक्ट? दो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर इन दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इफ दे आर बोथ एट सेम वेलोसिटी, मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इफ वेलोसिटी ऑफ P एंड वेलोसिटी ऑफ Q आर सेम, दैट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन। भाई कोई अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो तेजी से जा रहा है और हम नहीं जा पा रहे। बोलो यार। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन और इसी को हम लोग बोलेंगे प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का सीधा सा मतलब क्या है? अगर P और Q दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज आपस में सेम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे प्योर रोलिंग है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, P की ज्यादा हो जाए या Q की ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में अब वो स्किडिंग कहलाता है। दैट इज नोन एज स्किडिंग। क्लियर? अब मैं इसको आपको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, जरा इस चीज को समझिएगा। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो उसका सेंटर ऑफ मास, मान क्या लो सेंटर पे ही होता है, ठीक? इसके सेंटर ऑफ मास को हमने एक स्पीड दे दिया v सेंटर ऑफ मास, एक वेलोसिटी दे दिया, वेक्टर में लिख रहे हैं तो वेलोसिटी है। क्लियर? अगर सोचो ये ऑब्जेक्ट को केवल ये वेलोसिटी दे तो बोलो ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन में होगा, और अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन में तो ये बॉल ऐसे ऐसे आगे जाएगी। अगर ये ऐसे ऐसे आगे जाएगी तो बोलो इसका हर एक पॉइंट आगे ही जा रहा है, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? इसकी भी वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी है? इसकी भी मैं पूछूं तो कितनी है? इसकी पूछा जाए तो भी वही है। बोलो यार क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा बॉल ऐसे जा रहा है तो बॉल का हर एक पॉइंट आगे जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब बात करो थोड़ा सा रोटेशन का। अब बात करते हैं रोटेशन का। अगर हम लोग ये स्पीड हटाओ, ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूं, सिर्फ हमने मान लो ऑब्जेक्ट को ये रोलिंग मोशन दिया। क्लियर? सिर्फ मैं उसको प्योर रोलिंग करा। अब रोलिंग की वजह से जो वेलोसिटी होती है वो जरा ध्यान से समझो। मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और इसका रेडियस है बेटा r के बराबर, तो इस रोटेशन की वजह से ये वाला जो पॉइंट होगा क्या ये भी मूव करेगा? भाई अगर ये ऐसे ऐसे रोल कर रहा है तो ये पॉइंट किधर जाएगा? पीछे की तरफ। बोलो यार, इसका मतलब रोटेशन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आएगी और इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने पीछे लिखा था v बराबर r ओमेगा, क्योंकि ये पॉइंट बोलो r रेडियस के सर्किल पे ऐसे ऐसे घूमेगा। बोलो यार, अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में हो तो उसका हर एक पॉइंट किस मोशन में होता है? सर्कुलर। तो ये पॉइंट किस मोशन में है? सर्कुलर। जबकि ऑब्जेक्ट पूरा रोटेट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट तो रोटेशनल मोशन में था। करेक्ट है? तो उस रोटेशनल मोशन की वजह से इसके पास जो लीनियर वेलोसिटी आई, क्या वो लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा है? करेक्ट? यहां पर जो पॉइंट होगा बेटा उसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी? मान लो ये आधी रेडियस पर है, तब ये डिस्टेंस है मान लो r/2, रेडियस का आधा, तो इसके पास भी वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? पहले तो ये बताओ भाई। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो जरा सोचो क्या ये वाला पॉइंट इतने सर्किल में घूम रहा है?
ये भी तो सर्कुलर मोशन में है। तो इसके पास बेटा जरा बताओ कितनी वेलोसिटी है, v बराबर, और ओमेगा बोलो सबका सेम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसका हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में है, जिसका ओमेगा सेम होगा, जिसका अल्फा सेम होगा। ये पॉइंट क्लियर है, पहले ही बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से अगर ऐसे घूमा तो हर एक पॉइंट थीटा एंगल घूम गया, और अगर एंगल सेम है तो एंगल अपॉन टाइम जिसको बोलते हैं ओमेगा, बोलो वो भी सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई r/2 ओमेगा। ऐसे ही अगर मैं इस पूरे में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूं तो क्या आप वेलोसिटी बता सकते हैं? पक्की बात है। अब जरा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को मैंने वेलोसिटी दिया v, और इसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी दिया ओमेगा। ठीक, ध्यान से देखना, इस पॉइंट की, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये जो एक पॉइंट है, क्या आप मुझे इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं? टेल मी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। ये O है, ये मान लो पॉइंट का नाम है P, बताओ भाई। है मतलब समझा नहीं मैं। हाँ ठीक है, रेडियस मान लो, ओपी को तुम रेडियस मान लो, तो रेडियस सही है। हाँ बताओ, और दिमाग लगाओ। कितना होना चाहिए? अगर सेंटर को v वेलोसिटी दिया तो क्या सेंटर की वजह से ये इसको भी मिलेगा? ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल। अब रोटेशन की बात करो, अगर ओमेगा दिया है तो ओमेगा भी इसको मिलेगा, v बराबर, तो p पॉइंट की स्पीड कितनी हुई? v प्लस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो उसके ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी बोलो v से ज्यादा होगी, बोलो यार। और नीचे वाले पॉइंट की बात करो जरा, बोलो ये वाली तो v इसको भी मिलेगा, बट रोटेशन की वजह से तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ p पॉइंट हो गया v प्लस r ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ q पॉइंट हो गया v माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो इसके p पॉइंट की वेलोसिटी बोलो कितनी है? p पॉइंट की, क्या वो p पॉइंट यही q है? बताओ भाई कितनी है ये? v माइनस, और q पॉइंट क्योंकि अर्थ का पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? यार तो अपनी जगह है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? इसका मतलब अगर मैं प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं, फॉर प्योर रोलिंग, क्या v बराबर r ओमेगा होना चाहिए? बोलो यार। तो v बराबर r ओमेगा इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। एनी डाउट इन दिस? कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग v बराबर r ओमेगा, करेक्ट है। अच्छा, अगर यही अर्थ ना होता, अर्थ की जगह मैं कह दूं कि ये एक कोई पटरा है, प्लैंक, और इस प्लैंक की अपनी वेलोसिटी है v0, और इस प्लैंक के ऊपर एक बॉल रखा है, बॉल के सेंटर को हमने वेलोसिटी दिया v, और इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा। अब बताओ जरा कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या है? हाँ, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या है इन दिस सिचुएशन? v माइनस आर ओमेगा। यस, दिस शुड बी v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू, नहीं समझ में आई बात? भाई अर्थ था, अर्थ की वेलोसिटी 0 थी, इस बार अर्थ नहीं है, तो जो वेलोसिटी थी वो हमने रख दी उसकी v0। सो v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू v0। यानी कि प्योर रोलिंग का डेफिनेशन क्या है? इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, द पॉइंट just above the surface and the point just below the surface, they are not in relative motion,
That means velocity of these 2 points should be equal to each other. Velocity of P should be equal to velocity of Q. Any doubt? पक्की बात है, बढ़ा जाए आगे। अब आते हैं सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अच्छा एक चीज और देखो, अगर पीछे वाले में इसमें अगर किसी कंडीशन में, जैसे ये था, अगर किसी कंडीशन में V ग्रेटर देन आर ओमेगा हो, इफ V इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, लाइक इन दिस सिचुएशन, अगर ये V बड़ा है और आर ओमेगा छोटा है तो अब क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे भाई? देखो इसको वेलोसिटी इधर मिला V और रोटेशन की वजह से इसको मिला आर ओमेगा, करेक्ट। अगर V ज्यादा है, ये कम है, तो पहली बात तो स्किडिंग हो गई, ठीक। और ये किधर की तरफ स्लिप होगा? पीछे क्यों? अगर ये ज्यादा है तो आगे की तरफ स्लिप होगा ना यार, बोलो भाई। अगर V ज्यादा है तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ आएगी ना, तो ये ऐसे इधर की तरफ स्लिप होगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर मान लो V लेस देन आर ओमेगा हो, तो ऑब्वियस है पीछे वाली स्पीड ज्यादा है, पीछे की तरफ सरकेगा, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या ये बात समझ में आई? और अगर V आर ओमेगा के बराबर हो तो क्यों भाई? अगर V जो है वो आर ओमेगा के बराबर हो तो दैट विल बी प्योर रोलिंग, करेक्ट। इसी को कुछ किताबों में मैंने देखा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग को फॉरवर्ड इंग्लिश भी करके लिखा होता है। क्या सेंस है मुझे नहीं पता, बट लिखा था किताब में। हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो, फॉरवर्ड इंग्लिश ऐसे करके लिखा था। तो मुझे भी उस समय ये एक डाउट था कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन वो डाउट मेरा कोई बहुत खास क्लियर नहीं कर पाया। लिखा था तो हो, फॉरेन राइटर की बुक थी, तो हो सकता है कि उसको फॉरवर्ड इंग्लिश भी कहा जाता हो, फॉरवर्ड स्लिपिंग को, ठीक। फिलहाल फॉरवर्ड स्लिपिंग तो समझ में आ ही रहा होगा, वो तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और ये है बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक। तो ये कंडीशंस बेटा दिमाग में रखना। अब आते हैं, नेक्स्ट है कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर इस तरीके का मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट अस कंसीडर इस तरह का एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है, ऐसा सिलेंडर है, और जो प्लेन है वो भी ऐसा है। सोच पा रहे हो? इसी डायग्राम को ऐसे बाहर निकाल लो 3D में, वो डायग्राम है, ठीक। मतलब ऐसा सीन है, ये कोई एक प्लेन है और इस प्लेन पर ये एक सिलेंडर ये ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, क्लियर। इस तरह की चीज है यहां पर। अब यहां पर आप सोचो, हमको रोलिंग देखना है कि रोलिंग की कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे कैसे इक्वेशंस हम बना सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, इसका अपना वेट लगेगा डाउनवर्ड, और ये कुछ ना कुछ एंगल भी होगा इसका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। ऐसा नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा भाई, ऑब्वियस है। रोल करते हुए किधर आएगा? नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो ये हो गया इस पे लगने वाला फ्रिक्शन। ये वाला एंगल थीटा है, तो बोलो वो भी थीटा होगा। ये mg है, ये थीटा है, तो इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ mg sin थीटा, ये भी हो गया, ठीक। अब इक्वेशंस को जरा बनाते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो बोलो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दैट शुड बी नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर। नेट फोर्स होना चाहिए। लेट अस सपोज इस सिलेंडर का मास m है और इसका रेडियस r के बराबर है, ठीक है। मास m है, रेडियस r है, जहां यूज आएगा देख लेंगे। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma होगा, सही है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, करेक्ट। और अगर ये रोल करता हुआ आ रहा है नीचे, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई टॉर्क वॉर्क रहा होगा जो इसको रोटेट करा रहा होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो बोलो टॉर्क तो होगा। तो उसको वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। सोचो यहां पर
अगर इस पॉइंट, अच्छा किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ये भी बता दो मैं। अगर ये सिलेंडर रोल करता हुआ आ रहा है तो ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट करेगा रोल, यानी इस पॉइंट के अबाउट वो रोलिंग कर रहा होगा लाइक दिस, सही है। और अगर ये रोलिंग कर रहा है तो जरा सोचो, ये mg वाला फोर्स, ये mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, इनमें से एक भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इस पॉइंट पर टॉर्क दे सकता हो। अगर रोटेट कराना है तो बोलो टॉर्क इज मस्ट, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। बोलो यार, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये मान लो एक रॉड है, उस रॉड पर ये फोर्स F लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट रॉड ऐसे घूमने वाला है, तो बोलो टॉर्क की वैल्यू होती है F इंटू आर। टॉर्क मतलब F इंटू, यही फोर्स खिसका के यहां कर दो r/2 डिस्टेंस में, तो अब टॉर्क कितना हुआ, F इंटू r/2, और यही फोर्स खिसका के सीधे इसी पे कर दे तो F इंटू 0 मतलब 0। इसका मतलब अगर फोर्स उसी पॉइंट पर लगा हो जिस पॉइंट पर घुमाना है तो टॉर्क कितना होगा। इसका मतलब यहां पे जरा चेक करो, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, ये सारे फोर्सेस में से एक भी ऐसा नहीं है जो टॉर्क दे पाए। सिर्फ अकेला फोर्स जो टॉर्क देगा वो कौन है, फ्रिक्शन। यही एकमात्र फोर्स है जो सेंटर से पास नहीं होगा, तो यही अकेला फोर्स है बेटा जो देगा इसको टॉर्क। अब बोलो टाउ बराबर आई अल्फा होता है, टाउ बराबर आई अल्फा। टॉर्क की वैल्यू जरा ध्यान से चेक करना, क्या वो फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और फ्रिक्शन है एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस। भाई इसी के अबाउट तो घूम रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो रेडियस के बराबर होगा, तो एफ इंटू आर, ये हो गया टॉर्क। और यही टॉर्क बोलो किसके बराबर है, आई इंटू अल्फा। मैंने आपको सिखाया था अगर रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले हैं, v बराबर आर ओमेगा और a बराबर आर अल्फा। इसका भी मैं यूज कर सकता हूं, बोलो यार। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं f इंटू आर इज इक्वल टू आई टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, इज दिस क्लियर। यहां पे कुछ कैंसिल होगा क्या, तो यहां से हम लोग को वैल्यू मिल सकती है किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कोई डाउट इसमें, सही है। अब अगर कहीं रिक्वायर्ड है तो इनर्शिया की हम वैल्यू भी डाल सकते हैं, नहीं रिक्वायर्ड है तो हम एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। तो फिलहाल देखो, पहली एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन, अरे ये तो मैंने गलत लिखा है, तुम लोग भी यार ध्यान नहीं दे रहे हो। एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आएगी भाई, अरे ध्यान दो यार तुम लोग, मैं गलत लिख रहा हूं, तुम सब ऐसे सो रहे हो क्या। ए बराबर आर अल्फा, तो अल्फा कितना होगा, ए भाई, वो रखेंगे ना। तो इसका मतलब एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू ए, सही है बेटा। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालकर उसको मैं कहां रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। जरा ध्यान से देखिएगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू कितनी है, एफ आर स्क्वायर अपॉन आई। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी mg sin थीटा इज इक्वल टू, फ्रिक्शन को उधर भेजो तो m r स्क्वायर अपॉन आई, और ये भी उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा क्या, बोलो यार। यहां से हमको फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, इसको मैंने उधर भेजा और एफ कॉमन कर लिया बस, ठीक। तो यहां से बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करो, mg sin थीटा अपॉन mr स्क्वायर अपॉन आई प्लस, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर वैल्यू मिल गई यहां रखेंगे तो क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा, निकालो जरा। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन आई, सही है। f की वैल्यू में रख रहा हूं, देखना आर स्क्वायर अपॉन आई बाहर कर लेंगे टाइम्स फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ये रहा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, mg sin थीटा अपॉन
mr² अपॉन आई प्लस 1। सही है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जरा चेक करिएगा, r² अपॉन आई टाइम्स mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम लो बेटा, mr² प्लस आई बनेगा, mr² प्लस आई होल डिवाइडेड बाई आई, और वो आई कहां जाएगा, इस आई से ये आई कैंसिल, और ये जो r² है इसको नीचे भेजो, तो ये बनेगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये r² नीचे भेजो भाई, नीचे भेजो, तो क्या ये mr² प्लस आई बटे r² बनेगा? बोलो भाई, यहां से जरा चेक करिएगा, मैं काम और कर दूं, ये r² तो नीचे भेजा ही है, ठीक, इस m को भी नीचे भेज दो, तो mr² नीचे चला जाएगा सीधे सीधे, तो फायदा मिल जाएगा, ये कट भी जाएगा यार। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने इस r² को नीचे भेजा, तो मैं m को भी भेज दे रहा हूं, इसको भी भेजो नीचे, ये m भी यहां से अगर नीचे जाएगा तो यहां mr² हो जाएगा। सही है। तो जरा चेक करो बेटा, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, g साइन थीटा अपॉन, इज दिस क्लियर? बोलो भाई, कुछ बात समझ में आई? पक्की बात है। यहां से म्यू की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। फ्रिक्शन जो होता है क्या वो म्यू एन के बराबर है? फ्रिक्शन जो है क्या वो म्यू एन के बराबर है? तो जरा चेक करिएगा, म्यू एन और एन खुद कितने के बराबर है, mg cos थीटा, क्या ये फ्रिक्शन के इक्वल होगा? और फ्रिक्शन क्या है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा बटे mr² अपॉन आई प्लस 1। जरा चेक करो, mg से mg कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, tan थीटा बटे mr² प्लस आई अपॉन आई प्लस, तो यहां से म्यू भी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम म्यू भी निकाल सकते हैं, हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला रख रहा हूं, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे फिर से बात करेंगे, और कुछ जो एक दो चीजें और आपको फील करानी है उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है?